नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव। एज यूजुअल वो प्रॉब्लम्स जो पूछी जाती हैं या वो प्रॉब्लम्स जो मुझे लगता है फिजिबल हैं, क्योंकि बेसिकली इधर जो लेक्चर्स बन रहे थे वो लेक्चर्स बेसिकली एआई या रोबोटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बन रहे थे और इसके कई लिंक्स मैंने शेयर किए। पिछला वीडियो जो बनाया मैंने एआई पे बनाया और कोशिश करूंगा आगे भी कुछ ऐसा चीज बनाता रहूं जो थोड़ा सा एक तरीके का एक ब्रिज का काम करे, जो कि हमारा इंटेलिजेंस मेकिंग और हमारा रोबोटिक्स के बीच का जो एक गैप है या कॉन्सेप्चुअल गैप है उसको पैचअप कर सके। मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्चुअली कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई ऐसी इंटेलिजेंस मैकेनिज्म एक सिस्टम में जाकर उसमें इंटेलिजेंस या उसमें बुद्धि फूंक सकती है, ये फूंक देती है। ठीक है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में वी आर हियर टेकिंग सम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हाइड्रोलिक एक्चुएशन। टॉपिक डाला है मैंने हाइड्रोलिक एक्चुएशन का, आप देख सकते हैं। द टॉपिक इज मुझे लग रहा है थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिर भी कोशिश ये रहेगी कि आप इसको देख पाएं बेटर तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेसिकली आज का जो टॉपिक है हाइड्रोलिक एक्चुएटर सिस्टम है, जो कि बेसिकली रोबोटिक जॉइंट्स पे काम आता है। और ये सिस्टम बेसिकली ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यही सिग्निफाई करते हैं कि अगर किसी पेलोड हाउ वी पिक द पेलोड इन रेफरेंस टू अवर हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। मतलब हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक मतलब जो ऑयल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं और न्यूमेटिक मतलब जो एयर प्रेशर से जो है वो पेलोड को लिफ्ट करते हैं। तो इन हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक एक्चुएशन से किस तरह से हम कोई भी रोबोटिक ज्वाइंट किसी पेलोड को लिफ्ट करता है। ठीक है, तो बेसिक आएगा मैकेनिज्म वही से, जिसमें कि हम अपने बेसिक मूवमेंट्स लेते थे। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन मूवमेंट्स ही करते थे, तो सब कुछ कॉन्सेप्ट लगभग वही रहेगा। बस इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कैसे कोई पेलोड उठाया जाएगा किसी भी हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक एक्चुएटर के द्वारा। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स मुझे मेल पर ही आए हैं और ये दोनों प्रॉब्लम्स अच्छे हैं, मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए। पहला प्रॉब्लम जो है क्रेन सिस्टम का है। द फर्स्ट प्रॉब्लम आई कैन शो यू हियर। ओके, एज मेंशन दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द क्रेन सिस्टम। लिखा है फॉर द क्रेन सिस्टम गिवन फाइंड द सिलेंडर फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। सिलेंडर फोर्स, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द हाइड्रोलिक सिलेंडर। ठीक है, इसी तरह न्यूमेटिक एक्चुएशन भी होता है, जैसे ये हाइड्रोलिक एक्चुएशन है रोबोट्स में, वैसे आपका न्यूमेटिक एक्चुएशन भी होता है। सिलेंडर अरेंजमेंट आपने देखा होगा, जैसे कि आप मान के चलिए इसे पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। दिस इज द हाइड्रोलिक सिलेंडर, जो अक्सर आप अपने सॉकर्स में देखते हैं, जो आपके शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जो आपके बाइक में, उसी तरह कुछ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये अंदर बाहर ये रॉड जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है और ये इस क्रेन सिस्टम के द्वारा फाइंड द सिलेंडर फोर्स, ये जो फोर्स कितना लगेगा सी पर सिलेंडर फोर्स, जिससे कि ये 9000 न्यूटन का ये जो आपका पेलोड है ये अपलिफ्ट या उठ जाए। ठीक है, टू लिफ्ट द लोड इज 9000 न्यूटन गिवन है। तो बहुत देर ना करते हुए बहुत इस फिगर की कॉम्प्लेक्सिटी पे उतनी मत जाइएगा, क्योंकि जिस बच्चे ने मुझे ये प्रॉब्लम भेजा है, जब एट लास्ट हमने उससे कन्वर्सेट किया तो पता चला वो इस फिगर की कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा उलझ गया था। तो कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए, सिंपल अपनी इक्वेशन रखिए जो अब तक आप मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ते आए हैं अपने इंटरमीडिएट में, सेम थिंग विल बी अप्लाइड हियर। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये तो पता चल रहा है कि ये फोर्सेज हैं, ये 9000 न्यूटन का पेलोड है, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स and this is also generated at C there will be the force। ठीक है, तो हमें इस C के जो सिलेंड्रिकल सिलेंडर फोर्स होगा, इस सिलेंडर फोर्स कितना हमें चाहिए कि 9000 न्यूटन का लोड जो है वो हमारा अपलिफ्ट हो जाए। दिस इज आवर मेन सोलो कंसर्न। तो अगर इसके डिस्टेंसेस को आप थोड़ा सा देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे, और अगर हम इसमें मूवमेंट लेते हैं जिसको हम पहले से इंटरमीडिएट में करते थे अपना, कि मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट लेंगे, क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, सेम मेथोडोलॉजी लगाएंगे, आराम से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी में मत फंसिए। ठीक है, अगर सिस्टम को आप बहुत बड़ा हुआ मान के चलेंगे कि यार ये सिलेंडर है और ये कुछ एक्चुएशन सिस्टम है, कुछ अलग फॉर्मूलेज लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
सिंपल सी बात देखेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, फोर्स है, डिस्टेंस है, तो हमें मूवमेंट लेना पड़ेगा। और मूवमेंट हम जनरली ऐसा लेते हैं जिसमें कि कैलकुलेशन हमारी कम हो जाए, है ना, कुछ फोर्सेस कट जाए, या क्योंकि हमें पता है कि जिस भी आपके पाइवट के अराउंड हम मूवमेंट लेते हैं उसका फोर्स हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमें डी पॉइंट पे वेट है हमारा, इसको हम यूटिलाइज कर नहीं सकते। सी पॉइंट पे हमारा पाइवट है, साथ साथ में हमारा ये मान के चलिए ये सिलेंडर लगा हुआ है, तो सी पे जो फोर्स रहेगा वो हमें काउंटर करना ही करना है, इसलिए सी पर भी हम मूवमेंट नहीं ले सकते। तो ना ही डी पे ले सकते हैं, ना ही सी पे ले सकते हैं। किस पे ले सकते हैं? और वैसी बात है, हमारा जो रेसिड्यू पॉइंट बचा वो ए था, ए पे हम अपना फोर्स मूवमेंट ले सकते हैं, सॉरी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम लेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वही हमने यहाँ लगाया है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ कंपोनेंट करने आपको थोड़े से आने चाहिए। कंपोनेंट करना जितना आपको अच्छे से आएगा उतना ही प्रॉब्लम इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी ये हमने ये एंगल फाई 80 डिग्री दिया हुआ था, ये थीटा 50 डिग्री दिया हुआ था, हमने ए के अबाउट मोमेंट ले लिया। वी हैव टेकन द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो ए पे हमारा एक्सप्लिसिट कोई फोर्स नहीं लग रहा, और नॉर्मल रिएक्शन अगर लगता है तो कभी लगता है, लेकिन क्योंकि ए के अराउंड हमें ले लिया तो इसका मतलब इसके अराउंड जितने फोर्सेस हैं इस पॉइंट पे वो तो नेट जीरो हो जाएंगे, एज इट इज हमने रखा है। अब फोर्स की गणना हमने थोड़ा निकालने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपका फोर्स चार्ट बनाया, फोर्स ट्रायंगल बनाया। दिस इज द पॉइंट सी वेयर आई हैव टू एनकाउंटर द फोर्स। दिस इज द सिलेंडर फोर्स दैट हैव टू बी कैलकुलेटेड हियर। इस फोर्स पे एफसी ने सिलेंडर फोर्स मान लिया, कंपोनेंट कर दिया। तो सिंपल सा एक, अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं तो एफसी को हम कंपोनेंटाइज करेंगे तो क्या करेंगे, एफसी कॉस फाई आपका इधर हो जाएगा, एफसी साइन फाई ऊपर की तरफ हो जाएगा। लेंथ को भी हम कंपोनेंटाइज कर लेते हैं, क्योंकि लेंथ को भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी। तो L1 को हम कर देते हैं, जो भी L1 का रहेगा वही L1 प्लस L2 का भी वही चीज रहेगी। तो L1 कॉस थीटा ये लिखा हुआ है आपका, दिस इज द L1 कॉस थीटा, दिस इज द L2 साइन, सॉरी L1, दिस इज द L1 साइन थीटा, दिस इज द L1 साइन थीटा, ये अपर डायरेक्शन में है। दिस इज द L1 साइन थीटा एंड दैट इज द L1 कॉस थीटा, दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये हम बहुत इजीली, कोई भी इंटरमीडिएट तक का बच्चा भी इसको कंपोनेंटाइज कर देगा। ठीक है, हमने कर लिया। वो एक अबाउट मूवमेंट ले लिया, सारे फोर्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फोर्सेस थे उसको हमने इनकाउंटर कर लिया। जब हम देखेंगे तो W और इसका एक कंपोनेंट दैट इज FC cos फाई, W एंड FC cos फाई दोनों काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट बनाएंगे एक की तरफ, जबकि आपका FC sin फाई बनाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसलिए अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे ध्यान से देखें, मैंने इक्वेशन पहले से बना ली है, तो ये इक्वेशन ऑफ लोकल का इक्वेशन ऑफ लोड कैलकुलेशन में लिखा है इसमें। तो ऑब्वियस ही बात है, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज के बराबर करते हैं। तो W इंटू L1 प्लस L2 की W का मूवमेंट जो ऐसे काउंटर इनकाउंटर होगा वो L1 प्लस L2 दोनों के साथ होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है तो L1 प्लस L2 का डिस्टेंस वही होगी जो L1 की डिस्टेंस कंपोनेंट आएगा। L1 का कंपोनेंट कौन सा आया था, L1 cos थीटा आया था, मतलब L1 प्लस L2 cos थीटा इंटू W, ये आपका W का मूवमेंट हो गया ए के अराउंड। इसी तरह FC cos फाई का भी कंपोनेंट होगा। FC का cos फाई देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, FC यहाँ लग रहा है, तो FC cos फाई दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FC cos फाई। तो FC cos फाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इनकाउंटर्ड बाय L1 sin थीटा, बिकॉज L1 sin थीटा हैज दिस डायरेक्शन। तो FC cos फाई इंटू L1 sin थीटा इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है आपका FC sin फाई। FC sin फाई का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है FC sin फाई। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस कौन सी है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, L1 cos थीटा। तो L1 cos थीटा में अप्लाई करते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ द लोड कैलकुलेशन। तो यहाँ जब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो है तो हाइड्रोलिक एक्चुएशन का क्वेश्चन, लेकिन बहुत आराम से आप जो है इसकी कैलकुलेशन सिंपल, जैसे कि आप इंटरमीडिएट में मूवमेंट लेते थे उसी मूवमेंट के रिस्पेक्ट में ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जिस भी आपके स्टूडेंट ने मुझे मेल पे ये क्वेश्चन रिवर्ट किया था, जब हमने उससे कम्युनिकेट किया और ये सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन जो मैंने उसको डिलीवर की, तो इजीली अंडरस्टूड है कि ये क्वेश्चन सिंपल मूवमेंट, जब मूवमेंट लेते हैं किसी पॉइंट के अक्रॉस किसी फोर्स का, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नथिंग ऑफ मच वरी, नथिंग ऑफ मच कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन डायग्राम को जरा अगर आप फोर्स और डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसलिए निकल आएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
इसमें ये दोनों ही क्वेश्चन, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो और चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, दोनों में सिस्टम बड़े कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं। एक्चुअल में इसको रोबोटिक्स से जोड़ के देखा जा रहा है। रोबोटिक्स से जोड़ के देखने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये जितने भी हाइड्रोलिक एक्चुएशन या न्यूमेटिक एक्चुएशंस होते हैं, उनमें इसी तरह के पेलोड आपके एंड ऑफ आर्म टूलिंग पे लगाए जाते हैं और ये कंप्यूट किया जाता है, चाहे वो KRC-16 कुका का रोबोट हो, चाहे ABB का हो, चाहे प्यूमा का रोबोट हो। हमारे मैकेनिज्म किसी मैक्सिमम पेलोड कैलकुलेशन के लिए हमेशा यही रहती है कि कोई भी एंड ऑफ आर्म टूलिंग जो होगी वो कितने पेलोड कैपेसिटी को मैक्सिमम उठा पाएगी, इसका कैलकुलेशन हमेशा इसी तरह अपने बेसिक मूवमेंट्स को देख के ही हम कैलकुलेट करते हैं। तभी हम कहते हैं कि फलाना या दिस 6 DOF या दिस 3 DOF रोबोट इतना पेलोड उठा पाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग। तो बेस कैलकुलेशन हमारी बेसिक वही है जो हम इंटरमीडिएट में अपने फिजिक्स में या करते थे, खासतौर से स्टैटिस्टिक्स में जब करते थे कैलकुलेशन, ठीक है, लोड का, तो सेम थिंग विल बी देयर। अब इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ, इस क्वेश्चन अभी कॉम्प्लेक्स ही बेंट, दिस इज इसमें जो लिखा हुआ था, जिस इस क्वेश्चन के मेरे पास आया, इस क्वेश्चन में बेंट लीवर सिस्टम करके लिखा था, वो था क्रेन सिस्टम था। द लेफ्ट साइड फिगर विद द क्रेन सिस्टम, ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है क्रेन सिस्टम और ये दिस इज द बेंट लीवर सिस्टम। तो अब नाम बहुत बड़ा है, बेंट लीवर सिस्टम, लीवर बेंटेड है, तो कुछ नया चीज लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। वही अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट अब तक हम अपने कैलकुलेशन में यूज करते आए हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम दे दिया है, तो बच्चा इसी पे घबरा रहा है कि डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअल में अगर आप इसको फोर्स के या हम इसके फोर्स पर्सपेक्ट में देखें तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते या आपको इसमें मोमेंट कहाँ लेना है, किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, विद इन 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ बेंट लीवर सिस्टम में ये अटैच्ड है, ये दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अवर हाइड्रोलिक एक्चुएटर, दिस इज अवर हाइड्रोलिक एक्चुएटर। ये हमारा हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, इसमें कि हम आपका इसे कह सकते हैं कि पिस्टन अरेंजमेंट है हाइड्रोलिक एक्चुएशन के लिए। ये बेंट लीवर सिस्टम है, यहाँ पे बी पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज द डी पॉइंट। इस डी पॉइंट पे आपका लोड यहाँ पे देखिए सिग्निफाई है, इस यहाँ पे लोड लगना है। क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द सिलेंडर फोर्स इज गिवन 1400 न्यूटन, सिलेंडर फोर्स दिया है 1400 न्यूटन। आपसे पूछा गया हाउ मच लोड द सिस्टम कैन ड्राइव। अब फिर वही चीज है कि ये पूरा बेंट लीवर सिस्टम कितने लोड को ड्राइव या उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है। लोड की डायरेक्शन दी हुई है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लोड गिवन, ठीक है, और दिस इज गिवन द फोर्स, सिलेंडर फोर्स, ठीक है। तो ये कितना सिलेंडर फोर्स जो है वो इस पेलोड को उठाने के काम में आ पाएगा, या भी कह सकते हैं हमें सिलेंडर फोर्स गिवन है 1400 न्यूटन, और कितना इस 1400 न्यूटन के सिलेंडर फोर्स से कितना मैक्सिमम पेलोड, कितना लोड उठ सकता है। तो देखने में क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि यार ये तो एक पता नहीं बेंट लीवर सिस्टम क्या चीज होती है, लेकिन अगर आप इसको इस पूरे डायग्राम को सिर्फ फोर्स और डिस्टेंस के पर्सपेक्ट में देखें तो ये जो है बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि हमें काउंटर क्या करना चाहिए, ये हाइड्रोलिक आर्म हो, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, इसमें लगा गया है फोर्स, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। बेसिकली एक्चुएटर इज द एंटिटी दैट सप्लाइज फोर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पेलोड, ठीक है। तो दिस इज द एफसी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें बेसिकली मोमेंट कहाँ लेना है। ये तो पता है कि फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, इसका मतलब मोमेंट लिया जाएगा। अब किसके अराउंड मोमेंट लिया जाएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट पर्सपेक्ट। तो किसके अराउंड लिया जाएगा, तो ध्यान से देखिए, हमें ऐसा मोमेंट के लिए पॉइंट चाहिए कि जिसमें कि हम क्या कर सकें, जिससे कि हमारा फोर्स का डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस उससे या तो गिवन हो या इजिली निकाला जा सकता हो, जैसे कि हमने यहाँ भी किया था, ठीक है। नहीं हुआ था तो हमने L1 L2 को कंपोनेंटाइज कर लिया था, हमारा कंपोनेंट्स आ गए थे इसके ए के अराउंड। उसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो जो सी पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट हमारा जो है उस पर हम जो है मोमेंट ले सकते हैं। अगर सी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे हम तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट से इस एफसी जो फोर्स लग रहा है उसका 0.5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर है, और सीधा लोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 0.7 मीटर है, ठीक है। तो दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजिली क्या पता हो जाएगा, हमें कोई कंपोनेंट करने नहीं पड़ेंगे, और कंपोनेंट ना ही करने पड़े तो अच्छा है, क्योंकि एंगल हमें यहाँ पे गिवन नहीं था, ठीक है। तो सिलेंडर फोर्स दिया था, अगर हम मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट सी के अबाउट के मोमेंट ले लिया हमने सी पॉइंट के अबाउट, तो हम देखते हैं सी पॉइंट के अबाउट एफसी जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा और लोड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा। तो दोनों इक्वेट कर दिए, एफसी
into 0.5. This is the perpendicular distance of the C point from the application of force Fc is equals to load कितना है हमारा, दिस इज द लोड जो कि हमारा हमें कंप्यूट करना है कि मैक्सिमम पेलोड कितना ये जो है बियर कर सकता है, वो लोड के अमाउंट इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस C पॉइंट से, दैट इज 0.7 मीटर गिवन. तो सिंपल Fc इंटू 0.5 इसका लोड जो भी है इंटू 0.7 मीटर, लोड कंप्यूटेशन हमारा आ गया. तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स जो मुझे मिले थे, इन दोनों प्रॉब्लम्स से मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम्स बेसिकली सिग्निफाई कर रहे हैं कि हम किस तरह से फिगर की कॉम्प्लेक्सिटी पे ना जाकर सिंपल और सिंपल फोर्स कैलकुलेशन, फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस की चीज़ों को अगर हम उस डायग्राम में कंसीडर ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो है चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हो, मैं कह सकता हूँ कितना भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो, किसी भी रोबोटिक आर्म का या किसी भी मैनिपुलेटर का, हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती चली आएगी. सेम थिंग मैंने जब आपको मोटर कंट्रोल या मोटर सिलेक्शन प्रिंसिपल बताया था, इससे पहले वीडियोस बनाए, उस पर मैंने ये लिखा है हमें बेसिक टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम निकालते हैं, टॉप वहां पर भी टॉप इक्वल्स टू फोर्स टू डिस्टेंस ही रहता है. ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं कि मैकेनिज्म में फोर्स कहाँ लग रहा है, हमें कहाँ से फोर्स गैदर कर रहा है. ठीक है, अगर इस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे तो फिर हमारा निकल आएगा किसी भी मैकेनिज्म में कि कोई मैकेनिज्म किसी भी एक्चुएशन से कितना आपका लोड ड्राइव कर सकती है. ठीक है, तो इसी के साथ मुझे लगता है कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को आप रिपीट करके देखेंगे तो बहुत ईजी है और आप कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू.